मेजर जो फोकस है वो रेड क्रॉस का किस तरफ है? मेजर रेड क्रॉस का और मेरी तरफ से भी यही रहता है कि युवाओं को एक सही मार्गदर्शन मिले कि वो सेवा क्षेत्र के अंदर जुड़ें, देश के साथ जुड़ें, समाज के साथ जुड़ें, माता पिता के साथ जुड़ें और परिवार प्रबोधन का कार्य करें। जी, मैंने सुना सर कि आपको देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया था। और पिछले वर्ष हमने राष्ट्रपति भवन जाकर के हरियाणा ने और गवर्नर साहब के साथ मेरा जाना हुआ और हमें राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया। और अभी भी मैं आपको एक नई जानकारी दे देता हूँ कि 22-23 और 23-24 के लिए ब्लड डोनेशन क्षेत्र में पूरे देश के अंदर हमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ब्लड डोनेट करने के बारे में थोड़ा सा मिथ है, कोई सोचता है कि यार पता नहीं मैं वीक ना हो जाऊं। हैं ऐसे लोग, पर अब जागरूकता बढ़ती जा रही है। रक्तदान से अच्छा समरसता की भावना कोई हो ही नहीं सकती। जब आप थोड़ा फ्री होते हो तो अपना फ्री टाइम में आप क्या करते हो? मुझे पुस्तकें पढ़ने का शौक है। अवंतीबाई लोधी हुई, झलकारी देवी हुई, महारानी लक्ष्मीबाई हुई, उनकी जीवनियों के बारे में भी मैं थोड़ा सा बच्चों को बताता रहता हूँ। ये मेरा एक शौक है। आपकी डायरेक्शन में इतने सारे लोग काम करते हैं, पर जब आप घर में होते हो तो क्या आपको भी किसी की डायरेक्शन मिलती है? देखो, स्वाभाविक है, आपको भी मिलती होगी, हमें भी मिलती है। और इंडियन रेड क्रॉस हरियाणा के जो 7 सिद्धांत है वो कौन से हैं? देखो, मानवता, निस्वार्थ सेवा, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता, वसुधैव कुटुम्बकम। यानी सर आपने लोगों की धारणा भी चेंज की कि बैंकॉक जो है वो जिम्मेवारियों के लिए भी जा सकता है। रेड क्रॉस के बारे में चर्चा होती थी, मैं अपने हरियाणा के बारे में, अपने भारत के बारे में वही चर्चा मैं वहाँ पे करता था और इंटरनेशनल लेवल तक मैंने रेड क्रॉस हरियाणा को पहुँचा दिया है। तो चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा। कहते हैं जब कोई काम शुरू करना होता है उसके लिए थोड़ा सा सोचना होता है, और लंबे समय से अगर आप किसी काम को सोच रहे हो तो उसके लिए जब शुरुआत होती है तो एक्साइटमेंट वो बढ़ जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे पंकज पमू और ये प्रणय स्टूडियो और प्रणय मीडिया की तरफ से आज हमारा, आप ये कह सकते हैं कि पॉडकास्ट विद पमू, और आज का हमारा ये जो एपिसोड है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हर बार हमारे साथ खास मेहमान हो, और आज हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी मुकेश अग्रवाल जी। सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। वैसे तो 2-3 बार आपके साथ मुलाकात वैसे हुई है, लेकिन ये जो बातचीत थी हमारी बड़े लंबे समय से रह रही थी। 1-2 बार इवेंट पे हम मिले और मैं आपसे अक्सर कहता था कि सर किसी दिन हम एक ये कॉन्वर्सेशन जो है थोड़ी बढ़ाते हैं, क्योंकि सर अगर हम लाइफ की बात करें या अपने देश की बात करें, इंडियन रेड क्रॉस का एक बहुत मेजर रोल रहा है, ख़ासकर अगर हम सेहत की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सेवा की बात करें। पहला तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आप कब इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े थे? देखिए, मैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में रेड क्रॉस का नाम सुना था और ब्लड डोनेशन क्षेत्र में भी मैं रहा, थोड़ा ब्लड डोनेट किया मैंने। और मेडिकल की पढ़ाई के बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू करी कैथल कस्बे में हरियाणा के, और वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक प्रैक्टिस की। और 2016 में मैं रेड क्रॉस की प्रशासनिक शाखा में यहाँ पर स्थापित हुआ, मुझे बुलाया गया और एज ए वाइस चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा 16 से 19 तक मैंने 3 वर्ष तक निरंतर काम किया। और उसके बाद मैंने कोरोना के अंदर कोरोना जो महामारी जो भारत में आई थी, पूरे विश्व में थी वो, तो उसके अंदर भारत विकास परिषद का एक सक्रिय सदस्य होने के नाते अपने नगर कैथल में काम किया। और उसके बाद फिर मैं सीईओ के रूप में 2022 में रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा से जुड़ा और अब मैं रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा में जनरल सेक्रेटरी कम सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और सर जैसे हम बात करते हैं कि हर एक एसोसिएशन का, हर एक अगर बात करें सोसाइटी में अलग अलग ऐसी एनजीओज़, अलग अलग ऐसे विभाग होते हैं जिनका अपना काम रहता है। मैंने कई बार अपडेट्स देखी हैं आपकी, और अक्सर आपके पेजेस पर भी होता है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा की तरफ से हरियाणा में स्पेशली जगह जगह पर कुछ कैंप्स होते हैं, कुछ अवेयरनेस। मेजर जो फोकस है वो रेड क्रॉस का किस तरफ है?
मेजर रेड क्रॉस का और मेरी तरफ से भी यही रहता है कि युवाओं को एक सही मार्गदर्शन मिले, और इस क्षेत्र के अंदर मैंने कोशिश जो की उसमें सफल हुए। हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके 44 के करीब 44 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 42 यूनिवर्सिटीज़ को हमने रेड क्रॉस हरियाणा के साथ जोड़ दिया है। और उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फर्स्ट एड ट्रेनिंग और नशा मुक्ति अभियान और ब्लड डोनेशन क्षेत्र के अंदर हम अच्छा काम कर रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में भी हम दिशा दे रहे हैं उसको, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर युवाओं के अंदर कार्य करते हुए। सर, जैसे आपने नशे की बात करी कि आप अवेयर करते हैं यूथ को, कभी कोई ऐसी आपके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी बात जिसने आपको काफ़ी हिला दिया हो कि यार ऐसा भी हो, कोई अपनी व्यथा लेके, जैसे होता है ना कि कोई अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आया हो या कोई ऐसी बात, या कभी आपने कोई एक्सपीरियंस किया हो कि आप कहीं पर अवेयरनेस कैंप चला रहे थे और आपने देखा वहाँ लोगों की सिचुएशन नशे की वजह से या किसी बुरी आदत की वजह से ख़राब हुई हो, जहाँ पर आपने एक मेजर आपके पार्ट निभाया हो? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। सेक्टर 1 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके अंदर हमने एक मोटिवेशनल कैंप लगाया। उसके अंदर 150 के करीब बच्चे थे, और उसके अंदर हमने ऐसे ऐसे लोगों को, स्पीकर्स को बुलाया जो पहले नशा करते थे, और नशे से उनकी जो हालात हुई और कितना उनका जीना दुर्भर हो गया था, और जब वो वापस अपने सामान्य जीवन के अंदर आए, हम वो इम्पैक्ट लोगों के अंदर भी, युवाओं के अंदर भी डालना चाहते थे कि नशे से कितना दुष्प्रभाव होता है नशे का। वो परिवार से कट जाते हैं, समाज से कट जाते हैं, देश से कट जाते हैं। कोई उनके अपने पास बैठा करके वो नहीं राजी होता कि उनको कोई कोऑपरेट किया जाए, उनके साथ कोई संबंध रखा जाए। उन्होंने अपनी व्यथा गाथाएँ सुनाई तो कई बार आंखें भी नम हो जाती थी उस कार्यक्रम में, और अच्छी दिशा उस कार्यक्रम की गई। ऐसे ही कार्यक्रम मैंने एक अभी एमटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के अंदर किया। वहाँ भी सब ने अपनी, कईयों ने बताया कि क्या नशे के बारे में और के बारे में। बड़ा एक, ये नशा का मतलब है नाश। एक बार कोई एडिक्शन में आ गया तो वो फंस जाता है उस चक्रव्यूह में। मैं तो युवाओं को कहना चाहूँगा, इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि नशा एक बार कोई एडिक्टेड हो गया है ना, तो वो मुश्किल है उसको उस चंगुल से निकलना। और अभी युवाओं को आज ज़रूरत है, भारत के युवाओं को ज़रूरत है, क्यों आने वाले कल इन युवाओं के पर निर्भर करता है। भारत कैसा होगा आने वाला, ये आज के युवाओं के ऊपर निर्भर करता है। तो हम एक सही दिशा उनको देंगे कि नशे से दूर रहिए। जो हमारे आसपास के सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, वो भी नशा ड्रोन के माध्यम से और के माध्यम से, हरियाणा और पंजाब से लगते हुए सटा हुआ हरियाणा है, तो उसके दुष्प्रभाव में थोड़ा थोड़ा आने लगा है। तो इस नशे से दूर रहें, ये सबसे घातक है, और एक बार जब फंस जाता है, नशा मीन्स नाश। तो हम इसके ऊपर बड़ा कार्य कर रहे हैं। सर, आजकल जैसे जैसे आपने बताया कि आप जब स्टूडेंट लाइफ से ही आपका बड़ा शौक़ था कि इस तरीके के काम करना जो जिसमें लाइफ से वैल्यू ऐड हम कर सकें, और आजकल की अगर हम बात करें तो आजकल का जो यूथ है, खासकर हम सभी, हम आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा चलते हैं। और जहाँ तक मैंने रेड क्रॉस की कैंप्स वगैरह की बात करी, उसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह भी इन्वॉल्व होती हैं। तो यूथ का रिस्पांस कैसा है? जैसे भी आपने कॉलेज की बात करी, वैसे यूथ कैसे जुड़ रहा है? हाँ, उसके अंदर बड़ा मैं देख के पर हम काम करते हैं। हमारा ऑफिसर और हमारा 22 के 22 जिलों में स्टाफ हैं, जो 22 के 22 जिलों में हमारी सोसाइटीज़ हैं। तो हम युवाओं के कैंप लगाते हैं। हमारी एक संस्था है JRC, जूनियर रेड क्रॉस, जो स्कूल्स के अंदर है। हम उसके अंदर पहले सरकारी स्कूल होते थे, प्राइवेट स्कूलों को भी जोड़ दिया है, CBSE पैटर्न के स्कूलों को भी जोड़ा है। हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम से बात हुई है। ऐसे ही हमारा एक YRC है, यूथ रेड क्रॉस, जो कॉलेज के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर, उसके अंदर है। तो एक हमें विजय प्राप्त हुई कि पिछले साल हमने 22 के 22 जिलों में JRC के कैंप लगाए, 5 दिन के कैंप लगाए। उसके अंदर युवाओं को शिक्षित किया गया हर विषय के ऊपर, कैरियर गाइडेंस हो, ये अवेयरनेस, नशे के ऊपर अवेयरनेस हो, ब्लड डोनेशन के ऊपर हो, और अपने माता पिता की कैसे, अपना सीनियर सिटीजन की कैसे सहायता करनी है, कैसे हमने समाज की सेवा करनी है, और इस राष्ट्र को परम वैभव पर कैसे पहुँचाना है। ऐसे हमने स्कूलों के अंदर, कॉलेज के जो युवा हैं, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे, और उधर युवाओं के कॉलेज के अंदर के बच्चे, तो हमने 5000 के करीब पिछले वर्ष 23-24 के अंदर उन युवाओं को शिक्षित किया।
और सीपीआर ट्रेनिंग का मैं विषय भी लूंगा, आपसे बताना भी चाहूंगा कि जी 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 67,000 जी लोगों को हमने सर, वो मेरा सवाल है आपसे। मैं बाद में क्योंकि बताऊंगा उसका। हाँ जी तो युवाओं को हम शिक्षित कर रहे हैं रेड क्रॉस के माध्यम से कि वो सेवा क्षेत्र के अंदर जुड़ें, देश के साथ जुड़ें, समाज के साथ जुड़ें, माता पिता के साथ जुड़ें और परिवार प्रबोधन का कार्य करें। सर, हमने हर बार, मतलब चाहे वो किसी की भी लाइफ हो, अपनी जनरेशन, आपकी जनरेशन, हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन चल रहा होता है, अरे आजकल के युवाओं को पता नहीं क्या हो गया आजकल के, जबकि युवा भी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। पर मैं कई बार ये सोचता हूँ कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि ये कैंप्स लगते हैं, एक कॉमन मैन को कई बार इन चीज़ों का पता नहीं होता है। सपोज जैसे अभी मैं आपसे वो, जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या जो आप अवेयरनेस कैंप चलाते हैं, वो लोगों को पता नहीं होता है कि यार क्योंकि आजकल की इस लाइफ में छोटी छोटी हेल्थ इश्यूज़ वो बड़े बन जाते हैं। कब बड़े बन जाते हैं, हम लापरवाह से हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने रेड क्रॉस का रोल देखा, वो ऐसी जगह लोगों को कैंप लगाकर बताते हैं कि कई बार जैसे सिचुएशन, आजकल हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ आ चुके हैं और इसके लिए कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, ये किसी भी एज ग्रुप में जा रहा है। यंगस्टर को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है और बाकी सीनियर्स को तो होती है, मतलब ये उम्र नहीं देख रहा है अब। तो ऐसे में आप जो अवेयरनेस कैंप चलाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं अभी पीछे हरिद्वार के अंदर हमने कैंप लगाया। हम ज़्यादातर कैंप इसी स्थानों पर लगाते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर गीता ज्ञान संस्थान है, वहाँ लगा लेते हैं। पंजाबी धर्मशाला है, वहाँ लगा लेते हैं, ताकि जो पूरे स्टेट से बच्चे आएंगे वो कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक गतिविधियों को भी देखें। और ऐसे ही एक आध्यात्मिक स्थान है अपना हरिद्वार, वहाँ भी हम कैंप लगाते हैं। तो एक हरिद्वार के अंदर हमने कैंप लगाया, तो हमारे वॉलंटियर्स को मैंने कहा पब्लिक में जाइए आप, युवाओं को तो कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पे एक रैली निकाली और उसके बाद जो सीपीआर सिखाने वाले, फर्स्ट एड का देने वाले हैं, उन्होंने वहाँ पे हरिद्वार में जहाँ पे एंट्रेंस है, वहाँ पे एक स्थान था, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी। उसका इम्पैक्ट इतना गया कि वहाँ कई लोगों ने कहा जी हमें तो पता ही नहीं था ये सीपीआर ऐसी भी होती है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। जी, कैसे आपने देखा होगा, आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कोई डांस करते हुए, जिम में अपनी एक्सरसाइज करते हुए उनको हार्ट अटैक आ जाता है। अगर वहाँ पे कोई सीपीआर सीखा हुआ व्यक्ति होगा तो वो उसकी जान बचा सकता है। पहले जो 4-5 मिनट होते हैं वो बड़े क्रूशियल होते हैं और गोल्डन पीरियड उस मरीज के लिए होता है। उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है और उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज करवा दो, एम्बुलेंस को बुला करके उसको हॉस्पिटलाइज करवाइए। तो सीपीआर ट्रेनिंग भी सीखनी होनी चाहिए। और कई एक्सीडेंट्स होते हैं और होते हैं, उसमें किसी का फ्रैक्चर रीढ़ की हड्डी का हो गया, उसको कैसे हॉस्पिटलाइज करवाना है, किस प्रकार से उसको स्ट्रेचर पे लेके जाना है। स्ट्रेचर भी वहाँ पे कहाँ उपलब्ध होगा, कोई साइकिल है, कोई और चीज़ है, कोई बांस की खपचियाँ हैं, उनसे कोई सहायता बना करके कैसे 3 लोगों को 4 लोगों को बुला करके उठा करके कैसे उनको एम्बुलेंस में डालना है, कैसे उसको गाड़ी में डालना है, कैसे उसको हॉस्पिटल लेकर के जाना है। ये हम रेड क्रॉस आम नागरिकों को ऐसे हमने उन कैंपों के माध्यम से उन स्थानों पे कुरुक्षेत्र के अंदर, हरिद्वार के अंदर उनको सिखाया हमने। ऐसे पब्लिकली भी ऐसे कार्यक्रम हमने किए हैं और उसमें बड़ा आनंद आया और लोगों को उसको जानकारी मिली और लोगों को सीख मिली उससे बहुत। तो सर, जैसे अभी आपने अवेयरनेस के बारे में बताया, जैसे आपने हरिद्वार में कैंप लगाया था, तो मैं ये सोच रहा था कि जिस तरीके से लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से अगर कभी अप्रोच करना चाहें, क्योंकि हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है और लोगों को इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपने इमरजेंसी के टाइम बताया, या आपने हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो आप रेस्पिरेटरी का बता रहे थे, तो लोग क्या आपको अप्रोच कर सकते हैं कि आप हमारे एरिया में इस तरीके का कोई कैंप लगाइए? बिल्कुल कर सकते हैं। आप ब्लड डोनेशन का कैंप के लिए वो अप्रोच करते ही हैं लोग, और पूरे प्रांत भर में ऐसे कैंप लगते हैं और हमने नए नए आयाम स्थापित किए हैं ब्लड डोनेशन क्षेत्र में, 22-23 के अंदर भी और 23-24 के अंदर भी। जी, मैंने सुना सर कि आपको देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया था। और पिछले वर्ष हमने राष्ट्रपति भवन जा करके हरियाणा ने, और गवर्नर साहब के साथ मेरा जाना हुआ और हमें राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया। और अभी भी मैं आपको एक नई जानकारी दे देता हूँ कि 22-23 और 23-24 के लिए ब्लड डोनेशन क्षेत्र में पूरे देश के अंदर हमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सर, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब हम ये एक हमारी विशेष भी आपके लिए है कि इस बार फिर से हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा आपको फिर से सम्मानित किया जाए। यस, और क्योंकि जानकारी दे रहा हूँ आपको कि 22-23 के अंदर हमने 4612 कैंप लगाए और 3,26,000 यूनिट ब्लड हमने इकट्ठा किया।
और 23-24 के अंदर हमने 5512 कैंप लगाए और 3,46,128 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया है, जो कि पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान हमारा है। और हमें गोल्ड मेडल उसके लिए मिलना है। अभी डेट वगैरह तय हो रही हैं, तो हमें राष्ट्रपति भवन जा कर के वो पुरस्कार लेंगे। और 2 पुरस्कार हमें मेंबरशिप के लिए मिले हैं। क्या हम बात है रेड सर। क्रॉस के मेंबर बनाते हैं। आपने अभी प्रश्न किया था, वो उसी को जी बीच में ले रहा हूँ जी जी जी। कि आपने अभी मेंबरशिप के बारे में बताया और उसके बारे में बताया कि आम समाज, हम आम समाज को मेंबर बनाते हैं रेड क्रॉस का। 1,000 रुपया उसका मेंबरशिप का लगता है और उसको लाइफ मेंबर बनाते हैं, आजीवन सदस्य उनको बनाते हैं। ऐसे भी हम हरियाणा में द्वितीय स्थान पर हैं। हमने 22-23 के अंदर 5600 कुछ लोगों को मेंबर बनाया और 23-24 के अंदर 6612 लोगों को हमने मेंबर बनाया। उसके अंदर भी हमें द्वितीय स्थान है। उसके लिए भी हमें शील्ड प्राप्त होगी वहीं जा कर के। सर कहते हैं कि जब भी कोई काम होता है उस काम में कई बार हम इंडिविजुअल नहीं होते, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं जी। तो आपकी टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। मेरा एक कोशिश रहती है कि मैं जिस ज़िले के अंदर जाऊं वहाँ की एनजीओ से बात करूं और उन एनजीओ को बुला करके, उनके प्रबंधकों को बुला करके, उनके प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, उनको बुला करके उनसे बातचीत करें। कोरोना काल पे हमने क्यों विजय प्राप्त की, हमारे देश ने क्यों विजय प्राप्त की? हमारी एनजीओ सजग थी। उन्होंने रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं से और स्वास्थ्य संस्थाओं से मिलकर के, कंधे से कंधा मिला करके काम किया। लोग घरों में सोए होते थे, डरते थे बाहर निकलने से। रेड क्रॉस का वॉलेंटियर वो आधी रात को भी ब्लड देने के लिए तैयार होता था। तभी हमने कोरोना पे विजय प्राप्त की। दूसरों देशों के अंदर कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हुई। भारत के अंदर ऐसा नहीं। भारत के अंदर आम नागरिक में सेवा का भाव है। उस सेवा के भाव को और जागृत करना रेड क्रॉस का कर्तव्य है और उसको मेंबरशिप के माध्यम से, लोगों को जोड़ने के माध्यम से, कैंप लगाने के माध्यम से। अभी आपने ब्लड डोनेशन क्षेत्र की बात की थी, हमने एक नया यूनिक कार्यक्रम किया जी। पिछले वर्ष की बात बता रहा हूँ। इस वर्ष भी किया, पिछले वर्ष भी किया। हमने कहा कि जैसे क्रिकेट में शतक लगता है, ऐसे कितने लोगों ने हरियाणा में शतक लगाया, 100 से ज़्यादा बार रक्त दिया। तो मैंने अपने ऑफिसर्स को कहा, उन्होंने सूची बनाई। तो 57 लोग उन्होंने ऐसे छांटे देश के अंदर, उसके प्रांत के अंदर, हरियाणा प्रांत के अंदर, जिन्होंने 100 से ज़्यादा बार रक्त दिया था। और हमने पंचकुला के अंदर एक भव्य कार्यक्रम करके गवर्नर साहब के हाथों उनको सम्मानित किया। गवर्नर साहब हमारे रेड क्रॉस के स्टेट के चेयरमैन भी हैं। और इस वर्ष जो 14 जून गया है, जो विश्व रक्तदाता दिवस जी, होता है, जी, जी, उस पे जी। हमने एक नया यूनिक कार्यक्रम किया, महिला सशक्तिकरण की ओर। अच्छा। महिलाओं में किसने 10 से ज़्यादा बार रक्त दिया। तो ऐसी हमारे पास 110 लोगों की सूची बनी, महिलाओं की सूची बनी, जिन्होंने 10 से ज़्यादा बार रक्त दिया था। ऐसे ही 5-5 कैंप साल के अंदर कितनी एनजीओस ने लगाया। ऐसे ही हमारे पास 101 एनजीओस की सूची बनी। उनको इसमें अम्बाला कैंट के अंदर, कॉलेज के अंदर, एसटी कॉलेज के अंदर बुला करके और महामहिम राज्यपाल जी के महोदय के हाथों उनको सम्मानित करवाया। 89 महिलाएं वहाँ पहुँची थी और 101 एनजीओस वहाँ पहुँची थी, जिनको सम्मानित किया। महिला सशक्तिकरण और एनजीओस, जो आपने कहा ना, आम समाज के लोगों को कैसे जोड़ते हैं, तो रेड क्रॉस के माध्यम से उनको सम्मानित किया गया। तो ये सब हरियाणा रेड क्रॉस के बढ़ते कदम हैं। हम देश की दूसरी एनजीओस को भी, रेड क्रॉस को भी, दूसरी रेड क्रॉस सोसाइटीज़ को भी, हरियाणा की दूसरे प्रदेशों को भी दिशा दे रहे हैं कि ऐसे कैसे कार्यक्रम करिए आप। सर जैसे अभी आपने कहा ना कि उन लोगों को आपने सम्मानित किया जिन्होंने 100 से ज़्यादा, जिन्होंने सेंचुरी लगाई, ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। मैं अभी आपकी बात यूनिक कार्यक्रम, बहुत ही बढ़िया सर। हाँ। पर क्या आपको लगता है कि अभी भी लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड डोनेट करने के बारे में थोड़ा सा मिथ है, कोई सोचता है कि यार पता नहीं मैं वीक ना हो जाऊं या कुछ, क्या कभी कुछ ऐसे लोग भी आपको मिले हैं? ऐसे लोग, पर अब जागरूकता बढ़ती जा रही है। जो मैंने बताया कि हरियाणा थोड़ा सा अपना अच्छा स्थान रखता है ब्लड डोनेशन क्षेत्र में, वो उस मिथ को ख़त्म करने की वजह से ही है। भाई हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे में खून की कमी हो जाएगी। हम लोगों को बताते हैं, पत्रकों के माध्यम से पत्रक छपवाए हुए हैं हमने, और लोगों को जानकारी में कैंपों के माध्यम से हम जाते हैं। जो 5 दिन का कैंप मैंने बताया, YRC के लगाते हैं, JRC के लगाते हैं, वहाँ बच्चों को बताते हैं कि 3 महीने बाद आप रक्त दे सकते हो और 24 घंटे में आपकी रक्त की आपूर्ति हो जाती है। और इसको निरंतर आप एक हॉबी भी बना सकते हैं। बच्चों को बताया कि क्योंकि रक्त की आपूर्ति हो जाती है, उसके फ़ायदे भी हैं अपने, कि शरीर में एक नई जान आती है,
एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना आती है, और इससे कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है। खून पतला होता है, हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाती हैं, कैंसर इत्यादि की संभावनाएं कहीं ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, अंदर नए सेल्स बनते हैं। तो लोगों की समझ में आने लगा है, अब युवा भाग भाग के रक्त दे रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि 2-3% लोगों को और जागरूकता आ जाए तो रक्त की कमी से कोई नहीं मरेगा। सर एक इवेंट में मैंने आपको सुना था, आपने कुछ बड़ी अच्छी लाइंस लगी थी मुझे वो। आपने खून को लेकर ही कुछ कहा था कि भाई खून या डोनेशन पे आपने कुछ कहा था कि किसी दूसरे के शरीर में वो जिंदा रहेगा। हाँ, वो मैं चाह रहा था। वो मैं कहता हूँ कि मैं बच्चों को बताता हूँ कि बड़े बात होती है आज समरसता की। समाज के अंदर समरसता का भाव आना चाहिए। रक्तदान से अच्छा समरसता की भावना कोई हो ही नहीं सकती। अब आपने रक्तदान किया, आपको नहीं पता ये कौन से जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति के शरीर में रक्त जाएगा, आपका उससे भाईचारा पैदा हो गया जी, उससे आपके रक्त के संबंध बन गए। एक रक्तदाता क्या कहता है, मैं उसके बारे में कई रक्तदान शिविरों में बताता हूँ कि मौका दीजिए अपने खून को किसी की शिराओं में बहने का, मौका दीजिए अपने खून को किसी की शिराओं में बहने का, इससे अच्छा मौका नहीं है अनेक जिस्मों में जिंदा रहने का। क्या बात है सर, मैं यही चीज़ मैं सोच रहा था कि आपने कही थी और मुझे जहन में थी ये बात। मैंने बताया पहले कि 100 से ज़्यादा बार रक्त देने वाले, एक बार जो रक्त यूनिट दान देता है उससे 2-3 लोगों की जान बच सकती है। प्लेटलेट्स भी, प्लाज्मा भी, RBCs भी उसके अंदर होते हैं। अब जिसने 100 बार रक्त दे दिया तो वो कितने शरीरों में जिंदा होगा, उसका जो रक्त है कितने शरीरों में बह रहा होगा, और उसका भाईचारे का भावना कितने शरीरों के अंदर पैदा हो रही होगी। और देखिए सर, और एक उदाहरण समरसता का कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। और वो खून कहाँ जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सी भी जात में, लेकिन वो जीवित कर रहा है उनको, कर रहा है, समरसता का भाव पैदा होता है। बिल्कुल सर। और एक रक्तदाता और कहता है कि इंसान हूँ, इंसानियत पर मान करता हूँ, किसी की टूटती हुई सांसों में हो फिर से नया जीवन, यही सोचकर अक्सर रक्तदान करता हूँ। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो ये मोटिवेशनल काम है हमारा जिम्मेवारी सरकार ने दी है, तो हम मोटिवेशन कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह, और लोगों को जागरूक करने के लिए। और अच्छी दवाइयाँ हो, अच्छे अस्पताल हो, अच्छे डॉक्टर हों, रक्त ना हो तो मरीज की जान नहीं बच सकती। इस और अब क्रांति, रक्त क्रांति आ रही है। कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तो ऐसे ऐसे ग्रुप खड़े हो गए हैं। जो रोहतक है, हमारी रेड क्रॉस रोहतक है, वो डेली एक कैंप लगाती है। उनका टारगेट है कि वर्ष भर में 365 से ज़्यादा कैंप लगाने हैं। ये रोहतक ऑलरेडी करती है, फरीदाबाद रेड क्रॉस करती है। तो निरंतर ये 5512 मैंने बताया कैंप लगते हैं, तो ऐसे ही नहीं लगते। तो जागरूकता है सर। जैसे ब्लड डोनेशन का हुआ या हेल्थ से रिलेटेड कोई कैंप का हुआ, ऐसे ही ये हमारे देश की बात नहीं है, दुनिया में जब हम कुदरत की बात करते हैं, कई तरह के कहते हैं ना, नेचर को आप समझ नहीं पाते हो, लेकिन नेचर कई जगह बहुत अच्छी होती है, कई जगह उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आ जाते हैं, आपदा जिसे हम कहते हैं। और ख़ासकर जैसे आपने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का बताया कि जो वॉलंटियर्स होते हैं वो हर तरफ हर जगह जाते हैं, तो क्या आपदा प्रबंधन को लेकर भी रेड क्रॉस का कुछ अपनी एक भूमिका रहती है? अब आप कहेंगे कि हरियाणा ही क्या नए कार्यक्रम करता है। हमने अब एक नया कार्यक्रम किया, एक बड़ा यूनिक कार्यक्रम किया, और मेरे पास टेलीफोन भी आया नेशनल हेडक्वार्टर दिल्ली से कि आपने तो दूसरे देश को भी, दूसरे वॉलंटियर्स को भी दिशा दी है, रेड क्रॉस को दिशा दी है, दूसरे प्रदेशों को। हमने एक आपदा मित्र कैंप लगाया और पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले से 5-5 लोगों की, युवाओं की, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, उनसे सूची मंगवाई। 116 लोग उसमें एकत्रित हुए। पंचकुला का मनसा देवी कम्प्लेक्स आपने देखा ही है, वहाँ पे हमने लक्ष्मी भवन के अंदर कैंप लगाया 5 दिन का, और उनको आपदा प्रबंधन के बारे में उनको एक्सपर्ट किया। और उसके बाद उसमें एक कमिश्नर, अपना अम्बाला रेंज कमिश्नर भी आई, और डिप्टी कमिश्नर इसके पंचकुला के भी आए, और एक भव्य कार्यक्रम हमने किया। और उसके अंदर फायर ब्रिगेड भी आई, और जो हमारा आपदा का डिपार्टमेंट है उससे भी लोग शिक्षित करने के लिए आए, और कैसे आग से बचाव करना है, कैसे कोई बाढ़ बचाने के लिए आए कि कैसे बाढ़ से बचाव करना है, कैसे डूबते हुए लोगों को बचाना है। तो उन 116 लोगों को हमने वहाँ पे प्रशिक्षित किया, और उनका नाम रखा आपदा मित्र।
116 लोगों की टीम बना दी हमने आपदा मित्र की। ऐसे ही हम तो सरकार को कहते हैं, हरियाणा सरकार को भी हमने कहा है कि रेड क्रॉस को ये जिम्मा सौंपो, तो हम युवाओं के अंदर ऐसी भावना भरेंगे कि वो आपदा के अंदर काम करें, घरों से बाहर निकलें और समाज की सेवा करें। कोई रोटी का प्रबंध करना है उनके लिए, कोई और प्रबंध करना है उनके लिए। तो ऐसे आपदा मित्र भी हमने वॉलेंटियर्स पैदा किए हैं, ऐसे खड़े किए हैं हमने समाज के अंदर से, युवाओं के अंदर से, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से, कॉलेजेस के अंदर से। 116 का हमने बनाया है, तो अगले वर्ष हम 116 का और बनाएंगे, 120 का और बनाएंगे। तो ऐसे निरंतर कार्यक्रम एक अग्रसर हैं, उस और अग्रसर हैं। सर ये जिम्मेवारियों की बात हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हुई। अब मुकेश सर से हम उनका थोड़ा पर्सनल टाइम लेते हैं कि जब आपको थोड़ा सा अपना पर्सनल टाइम मिलता है तो देखिए आप जिस तरीके के कैंप्स लगाते हैं जगह जगह, आपको हर डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से भी आपकी टीम्स है उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। पर अगर मैं बात करूँ मुकेश सर, जब आप थोड़ा फ्री होते हो तो अपना फ्री टाइम में आप क्या करते हो? आपका जो जिसको कहते हैं ना मी टाइम, बस भाई अभी मुझे कुछ नहीं, ना मैं फ़ोन पे अभी किसी से बात करूँगा, तो उस टाइम आप क्या करते हैं? मुझे पुस्तकें पढ़ने का शौक़ है। जितने हमारी भारतीय संस्कृति के जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, मैंने पता नहीं सैकड़ों पुस्तकें उनके बारे में पढ़ दी होगी, और मैं उनका उदाहरण देता हूँ। मैं हर कैंप में जब जाता हूँ, यूनिवर्सिटी के अंदर जाता हूँ, कॉलेज के अंदर जाता हूँ, उन 4 वीर बच्चों का, जो फतेह सिंह, जुंजार सिंह, जोरावर सिंह और अजीत सिंह, उनके बारे में बात करता हूँ। उन्होंने कैसे देश के लिए, अपना धर्म के लिए अपनी जान को दे दिया। गुरु तेग बहादुर जिनका आज ही दिन है, जिनका शहीदी दिवस है, उन्होंने कैसे अपना सिर दे दिया, कैसे उन्होंने औरंगजेब के सामने हार नहीं मानी, और कैसे ही उनको एक उनके अनुयायी को उनको रुई लपेट करके जला दिया गया, एक को आरे से कटवा दिया गया। ऐसे लोगों की भी मैं बच्चों को बताता हूँ, उनको जानकारियाँ देता हूँ। हमारी लक्ष्मीबाई, कौन पहली महिला 1757 युद्ध की कौन सी पहली महिला हुई? अवंतीबाई लोधी हुई, झलकारी देवी हुई, महारानी लक्ष्मीबाई हुई। उनकी जीवनियों के बारे में भी मैं थोड़ा सा बच्चों को बताता रहता हूँ। ये मेरा एक शौक़ है कि मैं अपना इतिहास, हमारी भारतीय संस्कृति मैं बच्चों को बताता हूँ। मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ तो यही कहता हूँ उनको कि आप पाश्चात्य संस्कृति जो हावी होती जा रही है हमारे, उसको भूल जाइए, अपनी भारतीय संस्कृति को खोल के देखिए। हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ है, कितने संस्कार उसके अंदर भरे हुए हैं, कैसे हमने समाज के साथ जुड़ना है, माता पिता से जुड़ना है, कैसे सीनियर सिटीजन्स की सेवा करनी है। तो मेरे को तो पुस्तकें पढ़ने का शौक़ है, या न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक़ है, खबरें देखने का शौक़ है। अभी सर आज आपको एक जगह के बारे में बोल दिया कि मुकेश जी आज ये आप अपने आप को बिल्कुल फ्री रखिए। आज आपने सोचा कि मेरे को बिल्कुल फ्री रहना है, मैंने कहीं किसी से कोई बात नहीं करनी है, ना मैंने कुछ करना है, मुझे एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। और वो जगह कौन सी होगी आपके हिसाब से? वो जगह कौन सी है? देखिए, मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ आजकल, तो जो लेक है हमारी, उससे अच्छा कोई स्थान नहीं है। बड़ा शांत प्रिय स्थान है वो, सुखना लेक जी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। और फिर ये रोज़ गार्डन है, उसमें आप घूम लीजिए, बिल्कुल शांत इलाका है। ऐसे सुखना लेक जो है, थोड़ा और इंटीरियर में चले जाइए, स्टार्टिंग में तो वहाँ रश रहता है, थोड़ा आगे चले जाएं तो वहाँ भी शांति है। तो आप कोई भी स्थान चुन सकते हो, कहीं भी जा कर के आनंद ले सकते हो। चंडीगढ़ बड़ा अच्छा शहर है, हरियाली वाला शहर है, वृक्षों का शहर है। आपकी डायरेक्शन में इतने सारे लोग काम करते हैं, पर जब आप घर में होते हो तो क्या आपको भी किसी की डायरेक्शन मिलती है? देखो, स्वाभाविक है, आपको भी मिलती होगी, हमें भी मिलती है। तो सर जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जो यूथ है, जो आज का जो लाइफ कल्चर है हमारा, बड़ी सारी चीज़ों में उलझा हुआ है। लेकिन जैसे भी आपने बातें बताई या जिस तरीके के कैंप्स होते हैं, आने वाले टाइम में जैसे कई बार रिपोर्ट्स आती हैं कि थोड़ा टाइम ऐसा भी आएगा जब एक स्ट्रेस जो है, डिप्रेशन जो है, वो भी एक पेंडेमिक का रूप ले सकता है अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया। तो क्या आपको लगता है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जब इतनी अलग अलग अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, तो क्या इस तरह की कोई आगे एक ऐसे कैंप हो सकता है कि जिसमें लोगों को स्ट्रेस से बचने का या कुछ ऐसा कोई एक्टिविटीज़ ऐसी प्लान की जा सकती है, या क्या वो आपके दायरे में है? देखिए, रेड क्रॉस का काम जो है स्वास्थ्य से संबंधित है कि स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे हो और कैसे स्वस्थ रखा जाए। उसमें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी होगी, ब्लड डोनेशन भी हो गया, आपका दिव्यांगों की सेवा भी होगी। हम दिव्यांगों के लिए भी काम करते हैं ताकि दिव्यांग भाई भी अपने कंधे से कंधे मिला करके आप समाज के साथ खड़ा हो सके। आज एक मैं तो व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ आपसे कि समाज के अंदर एक जो बुजुर्ग लोग हैं वो अकेले पड़ते जा रहे हैं।
मैं कईयों इसमें वृद्धाश्रम में जाता हूँ, हमारे 5-6 वृद्धाश्रम हमारे रेड क्रॉस के भी हैं, कि हमें अगर भारतीय संस्कृति के अनुरूप चला जाए तो इन वृद्धाश्रमों की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे बच्चे हैं वो वृद्धों को अपने साथ रखें। हम जो आज का युवा है वो विदेशों की तरफ भाग रहा है, विदेशों की तरफ ना भाग करके अपने देश के अंदर काम करें, अपने परिवार के साथ रखें और जॉइंट फैमिलीज़ का काम करें। बुजुर्ग अकेले पड़ते जा, आज दूसरा तीसरा घर सब बुजुर्ग अकेले हैं और उनको कई तरह की मानसिक बीमारियां घर करती जा रही हैं। अकेले हैं वो, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। बच्चे कोई कनाडा जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई चाइना जा रहा है। तो अपने देश के अंदर भी बहुत संभावनाएं हैं, ज़रूरत है उनको बताने की, उनको विकसित करने की, कि वो अपने देश में रहकर ही अपने बुजुर्गों की सेवा करें, अपने परिवार की सेवा करें, अपने समाज की सेवा करें। ये भी एक रेड क्रॉस का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, बुजुर्गों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। काम हमारा स्वास्थ्य का है, स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करना है। तो युवाओं को एक सही दिशा की ओर जाने के लिए भी रेड क्रॉस है, और वही काम मैं तो कम से कम जहाँ भी जाता हूँ तो ये काम मैं करता ही करता हूँ। मेरे संबोधन में 5-7 मिनट इस विषय पे भी होते हैं कि समाज को कैसे, युवाओं को कैसे जागरूक किया जाए कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने बुजुर्गों की सेवा करें, अपने पड़ोसियों की सेवा करें। एक वो होता ना, आजकल शब्द काफ़ी चलने में है, परिवार प्रबोधन। परिवार प्रबोधन कैसे करें, परिवार के अंदर कैसे गुण आने चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार के अंदर इकट्ठे बैठ करके खाना खाना, परिवार के अंदर कोई धार्मिक चित्रों का होना, कई संकीर्तन का भी होना, हफ्ते में एक दिन कोई इकट्ठे बैठ करके भजन, कोई और हमारे महापुरुष की जीवनी के ऊपर चर्चा। ऐसे बच्चों को संस्कार देंगे तो हमारा देश, ये राष्ट्र, ये भारत परम वैभव पर एक दिन जरूर पहुंचेगा। सर, स्वास्थ्य की आपने बात करी, रिलेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए। दोस्ती की जब हम बात करते हैं, अब क्योंकि आपका एक आधिकारिक एक ओहदा है, उसके बीच में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारी औपचारिकताएं होती है। लेकिन कभी कभी मुकेश अग्रवाल जी को ऐसा लगता होगा कि यार मेरा जो दोस्त है, कोई दोस्त हमारे ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज टाइम से जुड़े हैं, तो क्या अभी भी आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपके कॉलेज टाइम से या तब से जुड़े हो, जो आपसे, जिनसे आप बात करते हो थोड़े टाइम के लिए कि अभी अपने? स्वाभाविक है, और मेरा कार्य चिकित्सा का कार्य रहा है, और एक मैं फैमिली चिकित्सक हूँ। एक मैं अपने आप को, मेरा जो बोर्ड है, जब मैं कैथल में प्रैक्टिस करता हूँ तो वहाँ पे पारिवारिक चिकित्सक के रूप में मैं लिखता हूँ कि, और मित्रता भी है और उनसे निभाते भी हैं, और अच्छे मित्र भी बने हुए हैं, और मित्रों को वो हमें भी सही मार्ग पर लेके जाते हैं, हम उनको सही मार्ग पर लेके जाते हैं। और कभी चर्चा भी होती है, टेलीफोनिक चर्चा भी होती है, व्यक्तिगत चर्चा भी होती है। ये तो स्वाभाविक है सारा। और रेड क्रॉस के हमारे 7 सिद्धांत हैं, ये 7 सिद्धांतों में सब बातें आ जाती हैं। चलिए फिर इस सवाल को ऐसे करते हैं, 7 सिद्धांत कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और इंडियन रेड क्रॉस हरियाणा के जो 7 सिद्धांत हैं वो कौन से हैं? देखो, मानवता, निस्वार्थ सेवा, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता, वसुधैव कुटुम्बकम। यानी 7 सिद्धांत के अंदर सब कुछ आ जाता है। मित्रता भी आ जाती है, स्वास्थ्य भी आ जाती है, और स्वस्थ खुद को रहने का भी आ जाता है। और ये इसी के अंदर, भाव के अंदर, इन 7 सिद्धांतों के अंदर ही रेड क्रॉस समाई हुई है। सर, एक औषधि, एक मेडिसिन और भी है जिसमें हम नाम लेते हैं स्माइल का, सुख का, और एक है संगीत। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी जब आपको कभी म्यूज़िक सुनने का मन हो तो किस तरीके का म्यूज़िक आप सुनते हैं? मतलब कैसा संगीत आपको सुकून पहुंचाता है? मैं तो एक स्वाभाविक रूप से, अगर आपने पूछ ही लिया है तो अगर मैं भी गुनगुनाता हूँ ना, तो चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। क्या बात है सर! मैं तो इस टाइप के गीत गुनगुनाता हूँ, और देशभक्ति के। और
सर वो संगीत, पुराने गीत जो है ना, यही संगीत। सर संगीत चाहे वो शायरी है, संगीत चाहे वो गज़ल है, चाहे वो भजन है, जिस तरीके का संगीत सुकून देता है वही संगीत सभी को प्रिय होता है। और ये आपने बहुत ही सही कहा, बिल्कुल। और सर आपने जो 7 जो आपने सिद्धांत बताए, इसमें आपने समावेश दे दिया सारी बातों का, पूरी रेड क्रॉस का, पूरी बिल्कुल बातों का, और पूरा उसका, उसी के ऊपर हम चल रहे हैं। उसी की जानकारी हम समाज को, युवाओं को, बच्चों को, उनको ही देते हैं। मैं कहता हूँ कि रेड क्रॉस को ना एक सरकार से मिल कर के भी मैं बातचीत भी करेंगे, एक ऐसा सेवा केंद्र बनाया जाए जो सभी सेवा केंद्रों से ऊपर हो। रेड क्रॉस हरियाणा, रेड क्रॉस भारत। अब तो मैं थोड़ा सा हरियाणा रेड क्रॉस को मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, जब प्रश्न में के अंदर ही आ गया, मैंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी अब हरियाणा को पहुँचाया है। क्या बात है सर। मैं नेशनल बॉडी में 12 मेंबर कमेटी में हूँ, मैनेजिंग बॉडी में हूँ। उनकी तरफ से मुझे इंडिया की तरफ से जाने का मौका मिला अभी जुलाई मास के अंदर, बैंकॉक के अंदर, थाईलैंड के अंदर, जहाँ पे 30 कंट्रीज आई थी और 8 दिन एक ट्रेनिंग कैंप था, और मैंने भारत की नुमाइंदगी उसके अंदर की। तो मैंने हरियाणा के उसके अंदर बड़े, सर आपने लोगों की धारणा भी चेंज की कि बैंकॉक जो है वो जिम्मेवारियों के लिए भी जा सकता है। हमें वो सुबह से लेकर शाम तक उसी हॉल के अंदर रखते थे, वहीं पे खाना पीना होता था और रेड क्रॉस के बारे में चर्चा होती थी। मैं अपने हरियाणा के बारे में, अपने भारत के बारे में वही चर्चा मैं वहाँ पे करता था, और इंटरनेशनल लेवल तक मैंने रेड क्रॉस हरियाणा को पहुँचा दिया है। इस हरियाणा से बाहर निकल के, देश से बाहर निकल के इंटरनेशनल स्तर तक रेड क्रॉस को मैंने पहुंचाया है। और आप डिजास्टर की बात कर रहे थे, तो डिजास्टर कमेटी का मैं ऑल इंडिया का मेंबर भी हूं। जो रेड क्रॉस की डिजास्टर कमेटी हमारी 6 मेंबर कमेटी बनी हुई है, और 12 मेंबर कमेटी हमारी मैनेजिंग बॉडी बनी हुई है देश भर की, उसका मेंबर भी मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ, नॉट सिलेक्टेड, इलेक्टेड मेंबर हूँ। वहाँ पे वोटिंग हुई थी और सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करके मैं वहाँ का मेंबर बना था नेशनल बॉडी का। सर आज आपसे बातें करते हुए, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर जब हम रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी हद तक जो कॉमन मैन है उन तक सिर्फ ब्लड डोनेशन की बात जाती है कि शायद इस तरीके से ये संस्था जुड़ी होगी। लेकिन आज आपकी बातचीत से बड़े सारे इसके डायमेंशंस, बड़े सारे इसके डिपार्टमेंट्स के बारे में पता चला, और ये इस बातचीत में कोशिश थी कि थोड़ा थोड़ा लोगों को अवेयर किया जाए, हल्का फुल्का इसमें हास परिहास भी चलता रहे। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपका साथ भी बात करते हुए बड़ा आनंद आया। और मल्टीपर्पज़ संस्था है ये जी, और इसको हम और आगे तक लेके जाएंगे, ऐसा मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा रेड क्रॉस आगे है, अग्रणी स्थान पर है पूरे देश के अंदर, और इसको और आगे लेके जाएंगे और लोगों को इससे सहायता मिले, उसमें सक्षम होंगे, सफल होंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और आप आज, मैं वही कह रहा था कि 2-3 बार की बातचीत के बीच में ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी अधूरी रह गई थी, लेकिन आई होप कि सभी को आज इस बातचीत का मज़ा आया होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन रेड क्रॉस हरियाणा से आज हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मुकेश अग्रवाल जी हैं, और कोशिश थी हमारी कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए अगर आप भी कहीं चाहते हैं कि आप किसी भी एरिया में अगर आप सुन रहे हैं और आपको लगता है कि आप भी इस तरीके का कोई कैंप या अवेयरनेस के बारे में आप चाहते हैं जानकारी, तो आप इंडियन रेड क्रॉस हरियाणा से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इनका पेज फेसबुक का है, इनका इंस्टाग्राम का पेज है, और अब तो खैर आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हम मुकेश सर तक आपकी बात ज़रूर पहुँचाएंगे। बट सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली मुलाकात अब जो है, और फिर से मुलाकात जब आप एक दूसरी बार सम्मानित होकर फिर से आएंगे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात होगी, ऐसी हम आपके लिए विशेष करते हैं। और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि एक कोशिश, एक सफर फिर से शुरू हुआ है बातचीत का, ऐसी ही शख्सियत के साथ और बात रूबरू करने का। और अपने कमेंट्स आप ज़रूर इसमें पोस्ट कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट में कोई ख़ास इस तरीके के और चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, मेहमान होने चाहिए, तो आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आरजे पंकज पमू, प्रणय मीडिया की तरफ से आप कह सकते हैं पॉडकास्ट विद पमू। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।